Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the chapter 4 of Business Studies for class 11, that is Business Organization and its types. Okay, so forms and types of business organization. तो हमने इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा था जिसमें हमने बिजनेस के टाइप्स और द बिजनेस एथिक्स पढ़ा था. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाते हो, फर्म लेवल पर जाते हो, तो बिज़नेस के कुछ फॉर्म्स होते हैं दैट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, कि उस पर्टिकुलर फर्म को कौन ओन करता है, एंड द लीगल कॉन्सेप्ट विच डिटरमाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये वो लीगल कॉन्सेप्ट है ओनरशिप जो ये डिसाइड करता है कि किसकी कितनी अथॉरिटी और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल टेक ओनली द कीवर्ड्स नाउ दैट and the form of business organization determines the external existence and other parties recognize it through its existence. मतलब कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो फिजिकली अपीयर करती है और अगर नहीं भी करती है देन ऑल्सो उनका जो रिलेशन है विद द अदर पार्टीज वो कैसा है, दैट वी सी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज बिजनेस एंटरप्राइज. वो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, मतलब कि एक एंटरप्राइज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म के फॉर्म में उसको कंसिडर किया जाता है. दैट इज़ एन अंडरटेकिंग वेयर इट इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट, जहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं नॉट अ लीगल एंटिटी बट येस हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो फर्म है, ये फर्म एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो पर्सन है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक, तो इसी में ही द पर्सन इज़ इवॉल्व, लेकिन फिर भी वो हम उसको अलग कॉन्सेप्ट मानते हैं क्योंकि बिजनेस जो है वो सेपरेट है, डिस्टिंक्ट यूनिट है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर अंडरटेकिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. और हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, नेचर ऑफ बिजनेस, अर्निंग्स एंड लायबिलिटीज़. हैंस तो जो बिज़नेस है वो किसी एक पर्सन द्वारा भी ओन किया जा सकता है और इट कैन बी बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो. तो व्हेन इट इज़ बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप. ठीक, तो दे कैन एंटर इनटू अ फॉर्मल और इनफॉर्मल अग्रीमेंट टू कंडक्ट द बिजनेस. तो ओनर्स ऑफ दीज एंटरप्राइज एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, मीन्स उनको वट एवर रिस्क इज इन्वॉल्व इन टू दिस बिजनेस हैज़ टू बी टेकन और फेस्ड और borne बाय द ओनर्स ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज. ओके, तो अब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ दैट सेपरेट एंटिटी. हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज़ हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम. मतलब हर एक बिजनेस की अपना नेम होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, and it has its own assets and liabilities. Its accounts are separate from those of persons who own it. मतलब कि कभी भी अगर आप एक फर्म का नाम देखो, किसी भी कंपनी का, किसी एक नॉर्मल सी शॉप का भी नाम देखोगे, तो यूजुअली जो शॉप के नेम्स होते हैं, इवन इफ़ इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये जो फर्म है, ये जो सोल प्रोप्राइटर है, इसका भी नाम जो होता है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन. भले ही वो एक इंडिविजुअल ओन्ड क्यों ना हो, बट यूजुअली क्या होता है कि इसका ये जो नेम होता है ये अलग होता है. सपोज़ ABC लिमिटेड कंपनी है या फिर ABC जनरल स्टोर है, तो इस स्टोर के नाम से उसका जो भी अकाउंट होता है, जो भी नेम होता है वो लिया जाता है. ठीक, तो इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी बट इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. नो, उनके फर्म्स के एसेट्स और लायबिलिटीज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हो तब वो दोनों एक ही कंसिडर किए जाते हैं. देन इज़ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप. इट कैन बी ओन्ड बाय द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल. वो लोग जो उसमें पैसा लगाते हैं उसके द्वारा ये ओन किया जाता है, ये जो बिजनेस है. हैंस देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो अगर आप कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप उसको ओन कर रहे हो, तो इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो, इट कैन बी गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन की जाती है उसको हम प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं. जिसमें गवर्नमेंट होता है, हैंस इट इज़ नोन एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. देन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट. तो इट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट. मतलब द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर, साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो ये एक जनरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो सकता. हो सकता है कि वही ओनर हो, वही
बिज़नेस को मैनेज करो, और हो सकता है कि बिज़नेस का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो और ओनरशिप किसी और के हाथ में हो, जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है. Okay, hence the management of one undertaking cannot interfere with the वर्किंग ऑफ द अदर अंडरटेकिंग. तो एक कंपनी का मैनेजमेंट या एक एंटरप्राइज का मैनेजमेंट दूसरे कंपनी के एंटरप्राइज से, कंपनी के मैनेजमेंट से अलग होता है. देन देयर इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ रिस्क, मीन्स ओनर्स द्वारा ये जो रिस्क है दैट इज बीइंग बोर्न, दैट कैन बी कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस, और इसीलिए प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग सच रिस्क. हेंस द रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. तो जब आप इसमें आते हो दैट देयर इज अ सेपरेट एंटिटी, देयर इज इंडिपेंडेंट ओनरशिप, देयर इज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, देयर इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ रिस्क, देयर इज the case of liability that can be limited or unlimited because of the company form of business, and there is profit motive also. ठीक, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स, जो आपके चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है. मतलब ये दिस इज़ व्हाट यूजुअली कम्स इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक, तो हम जब भी इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं तो हम 3 सेक्टर्स में बात करते हैं, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द mixed or the joint sector. Private sector, that is owned by the private people, private individuals, the people in general. It is not owned by the government. Then is the government, जिसमें हम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की बात करते हैं. वो चीज़ें जो गवर्नमेंट में जिसका पैसा लगा हुआ है, प्राइवेट में भी सरकार पैसा लगा सकती है, लेकिन उस समय पर जो ओनरशिप है, मतलब कि 50% से ज़्यादा, 50 more than 50%, आई शुड राइट, मोर देन 50% अगर पैसा लगा हुआ है प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है. बट उसी में ही अगर कहीं गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया और गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा हो गए, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक सेक्टर. एंड देन इज़ द मिक्स्ड और द जॉइंट सेक्टर, जिसमें दोनों ही मिल करके कोई अंडरटेकिंग लेते हैं, जिसमें देयर कैन बी डिविजन्स बिटवीन द टू, मतलब दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है. तो सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइज होते हैं, दोज आर established, managed and controlled by individuals, private individuals, families or groups. These are undertaken without any government ownership. गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप नहीं कहलाती है, या फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है कि डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करना है, बट देर इज़ इनडायरेक्ट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, जीएसटी या टैक्सेशन पॉलिसीज़ लगाना, फिजिकल पॉलिसीज़ लगाना. तो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन रहता है, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं रहता है. तो इनका जो मेन एम होता है, ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट्स को जनरेट करना. तो दीज एंटरप्राइजेज आर प्राइवेटली ओन्ड, दे हैव क्विक एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, दे हैव प्राइवेट कैपिटल. ये इनके मेन एग्जाम्पल्स हैं. Private capital, then highlighted words are there, that there is can be Reliance Industries, Tata Motors and Dabur India Limited. तो ये सब प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हैं. प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन पब्लिक यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर होते हैं. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस, कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर के भी और फॉर्म्स होते हैं. ठीक, फर्स्ट इज द सोल ट्रेड, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, थर्ड इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक, देन द फोर्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक, और यहाँ पर ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसको हम और फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में. तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं होते, पब्लिक का मतलब होता है कि उनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, एंड वो इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कि
जनरल पब्लिक से वो पैसा ले रेज कर सकती हैं बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स टू देम। तो दैट इज़ मतलब उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि आप प्राइवेट से पब्लिक बन सकते हो, पब्लिक डायरेक्टली बन सकते हो। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ही होते हैं। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड मैनी मोर, जो प्राइवेट सेक्टर के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट। तो ये कुछ कंपनीज है, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस, HCL, ICICI बैंक, HDFC, then L&T, Mahindra, Marico Limited and Nestle. So these are examples of companies that are privately owned and not by the government. ठीक, तो next is the characteristics of them. The first one is ownership and capital. Ownership and capital किसकी होती है? Private people की होती है, private entrepreneurs की होती है. देन नेक्स्ट इज जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मिलता है। अब ये बहुत बेसिक से एक्सप्लेनेशंस हैं कि ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती है, प्राइवेट की होती है। ओनर्स कौन होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक, तो जो उनके कीवर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन दिस। देन मैनेजमेंट, when you're talking about management, it is directly managed by the owners or by the professional managers hired by the owners. ठीक, तो इसीलिए ये highlighted keywords are given. Hence this gives owners full control over the day to day operations. और इसीलिए जो owners हैं कंपनी के, वो वहाँ पर कंपनी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड दे मे ऑल्सो रिलाई ऑन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव सेज दैट द मेन एम ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज थ्रू कस्टमर satisfaction. Okay, they may also aim at social welfare, but the customer satisfaction and through customer satisfaction the profit maximization is the main aim. Next is accountability. Private enterprises are accountable to their owners and shareholders for the performance and results of the business. Just because कि ये जितने भी enterprises होते हैं, मतलब the private enterprises are answerable to the owners as well as the shareholders कि उन्होंने उसका पैसा कहाँ जा रहा है या where are the profits coming from. Then लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होते हैं, दे हैव कंपेरेटिवली लिमिटेड फाइनेंस एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। ठीक, दे मे फेस चैलेंजेस व्हेन दे हैव टू एक्सपैंड और दे मे रिक्वायर मोर फंडिंग फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। देन इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे आर मोर लिमिटेड एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब यहाँ पर ये एक, वैसे तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटरप्राइजेज बहुत सारे होते हैं, बट येस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल्स एंड रिसोर्सेज, तो सो मच ऑफ मनी इज़ नॉट विद देम, it is mostly with the government. Then independence, there is independent management and they operate as per the policies set by the owners and managers. They are not bound by the government rules or bureaucratic procedures. जो rules and regulations government लगाता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, उस वो चीज़ें इनके ऊपर लागू नहीं होती हैं। ठीक, देर इज़ नो स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज नॉट देयर। देन अनलाइक पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट हैव गवर्नमेंट ओनरशिप, hence the forces of demand and supply decide the prices, the commodities to be made by the private individuals. नेक्स्ट इज़ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं दोज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। दीज आर द एंटरप्राइजेज दैट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि ये वो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज होते हैं या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर एंड इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। नाउ देयर प्राइमरी एम इज़ टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस एट अफोर्डेबल रेट्स। तो जब भी हम इसके फॉर्म्स की बात करते हैं, अभी तो हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स की बात की, अब हम लोग मूव करते हैं पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स के बारे में, जिसका चैप्टर आप पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप इसको पढ़ोगे तो whenever it will be
coming, then I'll explain you that at a later date. ठीक, तो when you're talking about public sector or public enterprises, the first one is departmental undertakings. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो अंडरटेकिंग्स होती हैं जो गवर्नमेंट के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करती है. सपोज करो इंडियन रेलवेज़ हो गया या पोस्ट ऑफिसेस हो गया, जो कोई एक फंक्शन को काम करती है, किसी एक डिपार्टमेंट के फॉर्म में वो होती है, मतलब वही गवर्नमेंट के अंडर ही एक डिपार्टमेंट होता है. दूसरा होता है इसमें पब्लिक कॉरपोरेशंस. ठीक, पब्लिक कॉरपोरेशंस, या फिर वी कैन कंसिडर इट एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, जो किसी एक स्पेसिफिक एक्ट के अंडर बनते हैं, जैसे कि आरबीआई एक्ट के अंडर आरबीआई बना है. ठीक है. एंड लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक एक्ट, मतलब कि कौन सी स्पेसिफिक एक्ट, दैट इज़ कंपनीज एक्ट के अंडर जो आती हैं. जो ये वाली हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं, ये उनका एक स्पेसिफिक एक्ट होता है जिसको वो फॉलो करती है. लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं. ठीक है, बस होती वो गवर्नमेंट की. तो ये पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स है, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, तो देयर इज़ अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो ऑफ द पब्लिक एंड द जनरल अथॉरिटीज़. तो ये इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज, ONGC, भेल. ठीक, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो हियर वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज. ये होते हैं पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एंड NTPC, SBI, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, then MDL, Air India and Oil and Natural Gas Corporation Limited. ठीक, these are owned and controlled by the government of India. Okay, so next one is the characteristics of public sector. अब public sector के characteristics आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे सब कुछ जो है वो सरकार रिलेटेड है. ठीक, तो गवर्नमेंट की ओनरशिप है. द कैपिटल दैट मे बी दिस में बी होली और प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है 51% और मोर कि जो पैसा लगा है वो किसका लगा है, वो गवर्नमेंट का लगा है, हैंस ओनरशिप गवर्नमेंट को चली जाएगी. तो इट कैन बी इधर सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल. एंड वट एवर इज द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो इट हैज़ पब्लिक फंड्स इन इट. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. जितने भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं वो किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं. Profit motive is secondary, but the first and foremost aim that they follow is the service motive or public welfare. Next is third is public welfare. ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है या पब्लिक सेक्टर जो है वो यूजुअली पब्लिक यूटिलिटीज़ में डील करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन या एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल रेट्स प्रोवाइड करना इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स. ठीक, अकाउंटेबिलिटी. The government is answerable to the parliament or the concerned state legislature and subject to audit and review by the government agencies also. They have to be accountable for whatever they are doing. पैसा उनको अलॉट हो रहा है तो उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी होती हैं. नेक्स्ट इज़ वाइड स्कोप. इट हैज़ मच लार्जर operations as compared to the private sector such as the railways, power generation, defense production. तो ये जितने भी होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर काम होते हैं. इनमें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मीन्स कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल ऑन देम डायरेक्टली. The decisions being made according to government policies which can sometimes slow down innovation as well as efficiency. ठीक है. नाउ लास्ट इज द मतलब अमंग्स द थ्री द लास्ट वन इज मिक्स्ड और द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल इज शेयर्ड अमंग्स द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट. दिस कोलैबोरेशन अलाउज द बिजनेस टू बेनिफिट, मतलब दोनों का ही उसमें काम होता है, दोनों का ही पैसा लगा होता है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें एक्सपर्टीज एंड कैपिटल कैन बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स के कारण गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी उसमें होता है.
ठीक, तो बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड, दोनों का ही पैसा लगा है, दोनों का ही ownership is also there. So there is significant investment, expertise as well as coordination among them. So examples of these are Maruti Suzuki, Cochin Refinery. So these are partnership among the private and government companies. So इसी का एक example we'll show here. ओके, तो सबसे पहला एज यू कैन सी दिस इज मारुति सुजुकी, देन हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स एंड बलमर लॉरी एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, देन इंडियन रेलवेज. तो ये क्या होता है, ये इंडियन रेलवेज का केटरिंग एंड टूरिज्म, दैट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन रेलवेज. तो ये क्या है, ये दोनों का पार्टिसिपेशन है. नेशनल फर्टिलाइजर्स राइट्स कंटेनर कॉरपोरेशन एनएलसी, ठीक, दैट इज़ अगेन द जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड. ठीक, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें देयर इज both jointly managed by the government of India as well as private individuals or companies. Next आफ्टर दिस इज़ कि इनका जो बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कि मिक्स्ड एंटरप्राइज में जॉइंट ओनरशिप होती है. कौन से, किन दोनों की, गवर्नमेंट की भी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स की. फिर शेयर्ड कंट्रोल होता है. शेयर्ड कंट्रोल मतलब होता है कि मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल इज बोथ डन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पीपल. देयर इज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. मिक्स्ड सेक्टर एंटरप्राइज एम बोथ एट प्रॉफिट जनरेशन एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर. डुअल ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसमें दोनों ही चीज़ें मिक्सड होती हैं. देन अकाउंटेबिलिटी, येस दे आर अकाउंटेबल टू बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. देयर इज लार्ज स्केल ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द कंबाइंड रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल मनी. ठीक, देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देयर इज़ ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट ऑल्सो, मतलब कि एक पर्सन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक भी कर रहा है एज वेल एज देयर इज़ अ पर्सन जो वहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को भी लेकर के आ रहा है. तो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर. देन नेक्स्ट इज़ द बेसिस ऑफ दीज 3, जिसको दिस यू कैन स्टडी बाय योर ओन, आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक, बुक में भी इट वुड बी गिवन कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. वेरी बेसिक से डिफरेंसेस यू कैन स्टडी अबाउट इट. तो इसमें जैसे बेसिक इस्टेब्लिशमेंट by the individuals, by the government, and this is by the government as well as the individuals. Then ownership में private sector में private individual, government में government और state, and joint में jointly owned by the private individuals as well as the government. तो ये इनके कुछ basic से points हैं जो आपको revise करने. It may not come in the examinations. Then types or forms of public प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एंटरप्राइज, अब ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है. ठीक, सिलेबस में आपके जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दी हुई है जो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे. लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये एग्ज़ाम पर्पज से इट इज़ नॉट देयर, बट येस स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा है तो फिर इट मे नॉट कम बिकॉज क्वेश्चन पेपर आई एम नॉट मेकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस. काउंसिल का जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी इसको नहीं मेंशन किया गया. ओके, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं. तो सबसे पहला आता है नॉन कॉरपोरेटेड सेक्टर, जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है. तो उसमें सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप इज़ देयर. तो ये आपका चैप्टर 5 है, ये आपका चैप्टर 6 है. ठीक, then cooperative society is in some later chapter 10 or 11 something, and joint stock company is chapter 7 soon after partnership. तो कॉरपोरेटेड मतलब कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड उसी का ही हिस्से 2 बने हुए हैं यहाँ पर, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी. ठीक, तो ये इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनको डिटेल में अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस एज ऑफ नाउ. Okay, the last topic that we will study is the private and public partnership.
तो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का, जिसमें दोनों ही रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं सो एज टू मेक अ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर पब्लिक सर्विसेज को बनाने के लिए, करने के लिए। ठीक है, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि आप स्पेशली मतलब दोनों का ही उस कंपनी में हाथ है, पैसा है, लेकिन जब आप पीपीपी की बात करते हो तो इट कैन बी ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसके लिए दोनों लोग साथ में आए एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड दोनों अपने अपने रास्ते ही चले जाएंगे। तो अगेन इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। तो देयर इज़ एक्सपर्टीज़, इनोवेशन एंड कैपिटल एंड पब्लिक सेक्टर अपना रेगुलेटरी सपोर्ट भी इसमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस एंड एयरपोर्ट्स, ऑल दीज वर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो फाइनेंशियल जो बर्डन था वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा होता था। अब जस्ट बिकॉज पीपीपीज हैं तो जो उनका प्रॉफिट होगा दैट विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद द प्राइवेट, एंड जो फाइनेंस चाहिए उसको बनाने के लिए वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल से हम ले सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई मेट्रो, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जितने भी हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हैं। तो देयर इज़ अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट अमंग्स देम। तो इससे पहले हम इसका एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। तो हम जॉइंट सेक्टर जिसका अभी हमने नाम सुना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का डिफरेंस बिटवीन समझते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन में दिया हुआ है कि ये एक कंपनी है जिसमें जॉइंट सेक्टर कंपनीज या फिर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करो तो दैट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पीपल, बट पीपीपी एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या सर्विस के लिए। जॉइंट सेक्टर में ओनरशिप शेयर्ड होती है, बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओनरशिप हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास ही रहे, इट मे रिटेन विद द गवर्नमेंट। प्राइवेट पार्टनर्स डज नॉट नेसेसरली ओन द एसेट। देन दिस इज़ फॉर्म्ड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटरप्राइज। ये कोई प्रोजेक्ट होता है या सर्विस होती है जो एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। देन दिस इज़ टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट्स, और यहाँ पर हम कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। देन इट इज़ एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ कंटिन्यूएशन बेसिस। एक लंबे समय के लिए ये एक उनका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज होता है, बट यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जैसे ही वो बन गया, ख़त्म हुआ, रोड बन गया, ख़त्म हुआ, वो पार्टनरशिप ओवर हो जाती है। ठीक है, तो देयर इज़ शेयर्ड रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी यूजुअली इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, और वो कुछ हद तक रिस्क ले सकती है। तो मारुति सुजुकी एंड दिस हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड इसके एग्जांपल्स होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद मेट्रो रेल, नेशनल हाईवेज, ठीक, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई, तो ये इसका एग्जांपल्स होते हैं। देन जॉइंट सेक्टर मींस जॉइंट ओनरशिप है, और पीपीपी मतलब कि जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में वर्क करते हैं एक अग्रीमेंट के थ्रू। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2006 में बना था, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो 2018 में बना था, हैदराबाद मेट्रो रेल दैट वाज 2010, National Highways BOT project that is still ongoing, Metro, this Bengaluru Metro that is in 2011, Smart City still going, Surat Solid Waste project that is in 2015, Indira Gandhi International Airport 2010, Atal Tunnel 2017 and Varanasi Ganga Riverfront project that was in 2016। तो ये अभी भी मतलब फ्यू आर स्टिल ऑन गोइंग एंड फ्यू आर ऑलरेडी डन। तो ये था वो बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एज वेल एज द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, तो अब हम इसका एक बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है दैट प्रोवाइड्स द कैपिटल, द टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एक्सपर्टीज़, और गवर्नमेंट अपना सपोर्ट देता है थ्रू फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसी गाइडेंस। शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है, मतलब कि दोनों फाइनेंशियल रिस्क भी शेयर करते हैं एंड रिवॉर्ड्स भी उनको मिलते हैं। ठीक, देन पॉलिसी रिलेटेड रिस्क एंड देन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट अलाइनमेंट विद पब्लिक वेलफेयर।
देन लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है, 10 से 30 साल का प्रोजेक्ट भी बन सकता है, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, बिकॉज डैम्स, ब्रिजेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक देम। ठीक, पब्लिक वेलफेयर उनका मेन मोटिव होता है, पब्लिक सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बेनिफिट्स द सोसाइटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। देन प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज़ होती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी लेकर के आता है इस प्रोजेक्ट में। देन गवर्नमेंट ओवरसाइड, वाइल द गवर्नमेंट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन, द प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन, जो मेन रोल होता है वो गवर्नमेंट का भी होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को देखता है कि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस, लीगल स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड देन परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, द नंबर ऑफ यूज़र्स या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड के हिसाब से द प्राइवेट सेक्टर इज गिवन द कॉम्पनसेशन और द मनी। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी, and this is usually used to build and manage large scale projects जैसे कि roads, bridges, dams और airports. Hence they deliver essential public services जैसे कि water supply, healthcare, education, and hence it meets the growing needs of the people. ठीक है, देन फ्यू MCQs आर देयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, नाउ दिस वाज ऑल द चैप्टर वाज अबाउट। तो सबसे पहला कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नो। द टाइप्स ऑफ गुड्स, नो। द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड लीगल स्टेटस, येस। एंड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड, नो। ठीक, तो इस बेसिस पर हमने उसको डिसाइड या फिर क्लासीफाई किया है किसको, बिजनेस एंटरप्राइजेस को। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग? सेपरेट एंटिटी, इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ रिस्क, इट इज़ नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। नो रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल, इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट, तो इट इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज एवरी एंटरप्राइज रिक्वायर्स अ कैपिटल। Then third question, that the head of the joint Hindu family business, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो वी डोंट डिस्कस अबाउट इट मच। ठीक, तो वहाँ पर जो फैमिली बिजनेस होता है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो इट इज़ डायरेक्टली कर्ता, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है तो यू डोंट नीड टू involve much into it. Then is cooperative societies are voluntarily formed by the members of benefit of the members, and these are registered under the Cooperative Societies Act 1912. Then the last question, a long-term collaborative arrangement between the government and the private sector to deploy large-scale infrastructure projects, तो उसको हम किस नाम से जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, नो, इट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Okay, so that's it for today. I hope this much is clear to you all. Next we'll do the next chapter. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.